नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका एक नई वीडियो के साथ आपके YouTube चैनल एनालिस्ट साजन के ऊपर। दोस्तों आज हम गेल, IRB, इरकॉन, RVNL, फेडरल बैंक इन सब के बारे में एक ही वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि कुछ न्यूज़ भी निकल कर आ रही है, प्लस बजट से रिलेटेड कुछ चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो मुझे लगा कि इनके ऊपर बात करना शायद आप लोगों के साथ ज़रूरी है। पहले भी हमने इन स्टॉक्स के ऊपर बात की है और आपको बड़े बड़े टारगेट्स दिए हैं, प्लस फंडामेंटल एनालिसिस किया, टेक्निकल एनालिसिस किया। बट अब कुछ न्यूज़ है, क्योंकि न्यूज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा रिटेल ट्रेडर जो है वो एक्टिव होता है और बहुत ज़्यादा आई थिंक इम्पैक्ट पड़ता है न्यूज़ को सुनकर एक रिटेल ट्रेडर के लिए। तो आई बिलीव दैट कि मुझे इसके ऊपर बात करनी चाहिए थी और इसलिए मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करिएगा। इसी के साथ अगर आप टेक्निकल सीखना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे मनी मेकर RS चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और आज संडे है और इसके ऊपर स्पेशल वीडियो भी आने वाला है, तो उसका प्रॉपर अपडेट लेने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके ऊपर सिर्फ 16 वीडियोस हैं, अभी तक 17वीं वीडियो आने वाली है, तो उसे भी ज़रूर देखिएगा जो लोग टेक्निकल सीखना चाहते हैं। तो तकरीबन 16 वीडियोस देखने के बाद आपको टेक्निकल एनालिसिस आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गेल स्टॉक को लेकर। दोस्तों गेल स्टॉक में आप सबको मैं बताना चाहूँगा कि इसका एक न्यूज़ निकल कर आ रही है, बड़ा अपडेट है एक दिन पहले शनिवार का, कि इसका जो टारगेट है वो रिड्यूस किया गया है 145 रुपये। लेकिन ये स्टॉक तो ऊपर की तरफ बढ़ा हुआ है 177। तो क्या मंडे के दिन लोअर सर्किट लग जाएगा? क्या ये अब नीचे की तरफ रैली शुरू कर देगा क्या? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कोई ब्रोकरेज रिपोर्ट कोई टारगेट दे रहा है तो बहुत सोच कर समझ कर एक रिसर्च करने के बाद ही किसी स्टॉक के अंदर एक टारगेट जो है वो देता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये जो ब्रोकरेज रिपोर्ट वाले होते हैं, ज़रूरी नहीं होता कि ये जो टारगेट दें वैसा ही हो। कभी कभी आपने देखा होगा ये बहुत बड़े टारगेट्स दे देते हैं, है ना, बट क्या वो टारगेट अचीव हो जाते हैं? 6 महीने लग जाते हैं, 1 साल लग जाते हैं। तो उसी तरह देखिए इनकी रिसर्च है, इनकी रिसर्च के हिसाब से 145 जाएगा। अब कोई और ब्रोकरेज जब सारे ही मिलके बोलना शुरू कर दे ना नीचे जाएगा, तब हम कह सकते हैं कि भैया वाकई में कुछ नेगेटिविटी है। बड़ी बार कुछ ब्रोकर ऐसे भी होते हैं, ब्रोकरेज रिपोर्ट ऐसी भी होती हैं कि उनको भी एंट्री करनी होती है, बड़े प्लेयर को एंट्री करवानी होती है, तो छोटा सा आर्टिकल छापने में क्या जाता है, बोलने में क्या जाता है ना, ये चीज़ें भी होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन्होंने ऐसा किया है, मैं बता रहा हूँ कि ऐसा होता है मार्केट के अंदर। अगर आप मार्केट के अंदर काम करते हो तो इन चीज़ों को ध्यान में रखें। हमें इनके साथ लेना देना नहीं है, हम अपनी रिसर्च के ऊपर भरोसा करते हैं। हमें फंडामेंटल देखना है कंपनी स्ट्रांग है या नहीं है, हमें टेक्निकल देखना है कि ब्रेकआउट है या नहीं। अगर है तो हाँ भैया एक एवरेज पॉइंट हो सकता है, नीचे की तरफ कुछ स्टॉक रिट्रेसमेंट करने के लिए जा रहे हो सकता है इनको कोई ऐसा पॉइंट मिला हो जहां पे इनको रिट्रेसमेंट दिख रही हो। तो आइए उस चीज़ को हम लोग समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गेल स्टॉक का हमने टेक्निकल प्लस फंडामेंटल एनालिसिस अभी कुछ दिन पहले ही किया है। तो जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि आप वो वीडियो जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। देखो बहुत सारे एनालिसिस हमने करके रखे हुए हैं, ये बात भूलिएगा मत, ठीक है, आप लोग देख सकते हो। लेकिन अगर आपको नहीं मिलता है तो सिंपल आपने जो भी स्टॉक का एनालिसिस लेना है, गेल लिखें, आगे लिख दीजिए एनालिस्ट साजन, तो आपको हमारे चैनल के ऊपर अगर वो वीडियो होगा तो पहले नंबर पे यहाँ आ जाया करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो अभी कुछ दिन पहले ही हमने इसका एनालिसिस किया था और बहुत अच्छा एनालिसिस था और 344 के टारगेट्स भी आप लोगों को दिए गए हैं इसके अंदर। तो फंडामेंटली अच्छा है, डिटेल में एनालिसिस देखना चाहते हो देख सकते हो। अभी करंट सिनेरियो क्या बन रहा है चलिए मैं आप लोगों को वो भी बता देता हूँ। तो गेल स्टॉक जो अभी है, जिस तरह से ये ऊपर की तरफ चल रहा है, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए क्या ये महंगा है। तो आइए इसका देखते हैं। पिछले 5 दिन का रिटर्न कितना है, 7.5% के करीब। 1 मंथ का रिटर्न 9% का, 6 महीने का रिटर्न 56% का, ईयरली रिटर्न देखोगे तो 88% का है और पिछले 5 साल का रिटर्न देखोगे तो 59% का है। तो अगर आप ये सोचते हो कि ये स्टॉक बहुत महंगा हो चुका है, बहुत ऊपर की तरफ जा चुका है, तो मुझे लगता है आप गलत सोच रहे हो। ये स्टॉक बिल्कुल भी महंगा नहीं है, अभी इसने कोई रिटर्न नहीं दिया लोगों को, ये बात ध्यान रखिएगा। इस स्टॉक ने अभी कोई भी बड़ा मूव जो है वो अभी तक नहीं दिया है, ये आपको भूलना नहीं चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ पहले ध्यान से समझना। ये मैंने मंथली बेसिस पे चार्ट लगाया है, देखिए ये गेल का चार्ट है यार। 2019 की बात है, 2019 में ये स्टॉक कहीं ना कहीं 134 रुपए का हुआ करता था और वहां से गिरा था, और आज नियर अराउंड आप ये कह सकते हो 2018 की ये बात है, तब से लेके 2023 5 सालों के बाद ये स्टॉक चलना शुरू हुआ
और सिर्फ अभी इसने कितना रिटर्न दिया है, अगर आप इसी हाई से लेते हो तो कितना रिटर्न दिया है, 32%, 30% का रिटर्न इसने 5 सालों का दिया है सिर्फ। मैं ये नहीं कहता ये यहां से चला, अगर आप यहां से देखोगे ना, यहां से इस लेवल से देखोगे तो जी हाँ, इसने 309% का रिटर्न दिया है, ये बात ध्यान रखिए। बट क्या आपने यहाँ पे सोचा था ये चलेगा? नहीं सोचा होगा। मैं उसकी बात नहीं करता हूँ, मैं बात ये करता हूँ यहाँ पे भी तो कुछ बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर होंगे जिन्होंने खरीदा होगा, यहाँ पे भी तो कुछ लोग होंगे जिन्होंने खरीदा होगा। उनके पास अगर नई पैसे होंगे या उन्होंने नई एवरेज की होगी नीचे, तो आज जब उसके ऊपर निकला है तो उनको क्या मिला है, 30% खाली, इससे ज़्यादा तो नहीं मिला ना। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो कोई महंगा नहीं है और काफ़ी टाइम से नीचे था, कंसोलिडेशन करने के बाद अब ऊपर चला है। तो इससे ये देखना कि इसमें 145 का टारगेट दिया गया है, हम इसमें एग्जिट हो जाएं, मुझे लगता है गलत होगा। दोस्तों ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, आप इसका प्रॉपर एनालिसिस भी देख सकते हैं। मेरा ये मानना ज़रूर है कि एक बार अगर ये 128 पे आता है, ध्यान रखिए, क्योंकि 128 इसका एक रीटेस्ट जोन रहेगा। इन्होंने तो 145 बोला है ना, हो सकता है ये इस ट्रेंड लाइन को लेके चल रहे हैं, क्योंकि अगर आप इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखोगे ना तो कहीं ना कहीं 150 140 का लेवल बन रहा है ना। हो सकता है ये बड़े प्लेयर की कैंडल हो, इसके हाफ में ये जाने की कोशिश कर रहे हो, तकरीबन बड़े प्लेयर के प्राइस तक ले जाने की कोशिश होती है। ये बात बिल्कुल भी आपको भूलनी नहीं चाहिए, ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर ये 145 का टारगेट देख रहे हैं तो ये बहुत अच्छा मौका है। अगर ये गिरता है तो हमें एवरेज करनी चाहिए स्टॉक में, भूलना नहीं स्टॉक ये। और अगर 128, 99, 92 में मिले तो हमारे लिए सोने पे सुहागा होगा, हमें बहुत अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। अब दूसरी चीज़, एक चीज़ और बता दूं, जब भी कोई स्टॉक बुलिश होता है, बहुत ऊपर की तरफ चल रहा होता है, तो उस केस में हम लोग बुलिंगर बैंड को लगाते हैं। जिनको नहीं पता बुलिंगर बैंड क्या है, आप हमारे मनी मेकर चैनल पे जाइए, यहाँ पर ये है वो वीडियो जिसमें बुलिंगर बैंड की बात की गई है, उसमें देख सकते हैं। तो बुलिंगर बैंड के हिसाब से अगर ये 20 पीरियड, ये जो सेंटर वाली डेविएशन होती है, इसको मूविंग एवरेज 20 कहते हैं। अब यहाँ तो क्या होता है, स्टॉक इसके पास जाता है, नीचे से आएगा, गिरेगा, या ये उसके पास जाएगी, और ये वीकली बेसिस पे हम लगाएंगे। तो ध्यान रखिए, अगर वीकली बेसिस पे ये स्टॉक इसके पास आ जाता है तो ध्यान रखिए आपको खरीदना चाहिए स्टॉक को, क्योंकि यही है, आप लोग देख सकते हो। अब जब से ये चला है इसको फॉलो कर रहा है, तो ध्यान रखिए अगर ये जब तक वीकली बेसिस उसके ऊपर है, घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें एवरेज करने की जरूरत है। एवरेज का पॉइंट 128 का बहुत अच्छा है, 99, 92 का भी बहुत अच्छा है। लेकिन अगर ये यहां पर भी मिले मूविंग एवरेज के पास, तो इसमें 30 से 40% इन्वेस्टमेंट जरूर बनती है। वैसे भी 145 का टारगेट दे रहे हैं, करेक्शन हम भी कहते हैं कि थोड़ा सस्ता हो जाए तो हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि जब भी कोई एक स्टॉक चलता है यार, थोड़ी सी करेक्शन तो होना बनती है। बिना करेक्शन के एक स्टॉक चलते जाना एक मुझे लगता है ठीक बात नहीं है कहीं ना कहीं। तो इसके अंदर अगर हमें करेक्शन देखने को मिलती है तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए, ये बात ध्यान रखिए। तो बाकी ये जो न्यूज़ वगैरह आई है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने होल्डिंग पे विश्वास रखो, अगर ये अच्छा है तो ये चलेगा, ठीक है। बहुत टाइम के बाद चलना शुरू हुआ है, इसको अभी ऊपर जाना है और आपको सब्र रखना है। हाँ, नीचे आता है तो एवरेज के लिए रेडी रहिए 128, 99, 92 के। तो आगे बात करते हैं हम इरकॉन की, ठीक है। और इरकॉन और आरवीएनएल, सबसे पहले हम आईआरबी की बात कर लेते हैं, आईआरबी इंफ्रा को लेकर। तो आईआरबी इंफ्रा के रिजल्ट का भी आपको पता होगा, आने वाला है। बट आपको मैं एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ इसके बारे में बताना चाहता हूं कि जो बजट अभी 2024 का आया है, इसमें आप ये कह सकते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 11.1 लाख करोड़ जो हैं वो निकाले गए हैं। FY25 के लिए एक टारगेट लेके चल रहे हैं और इसमें इंफ्रा का आपका स्टॉक भी आता है। तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव एक है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि सबसे बड़ा अमाउंट है जो इनको दिया जा रहा है, ठीक है। जो ये न्यूज़ जो है आप लोगों को बिल्कुल नज़र में रखनी चाहिए और इसको भूलना नहीं चाहिए। और इस स्टॉक का भी हमने एनालिसिस जो था किया था, तो उसके बेसिस पे जो इसका हमने फंडामेंटल निकाला था बहुत अच्छा था। आप लोग अगर इसका देखना भी चाहते हो, हमारा टेक्निकल एनालिसिस वाला वीडियो, प्रॉपर फंडामेंटल वाला, तो इसके लिए भी आप सिंपल सा डिटेल में जो भी देखना चाहते हैं, IRBI करके अगर आप सर्च करते हैं तो आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा। ये रहा वो वीडियो जिसमें हमने 102 प्लस के टारगेट भी दिए थे और उस टाइम ये काफ़ी नीचे चल रहा था। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये प्रॉपर तरीके से चल चुका है और ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इस स्टॉक में क्या करना चाहिए, क्या हमें और पोजीशन अभी इस न्यूज़ को लेके बना लेनी चाहिए? देखिए, ऐसा नहीं करना है।
अभी के हिसाब से ये बड़ा महंगा हो चुका है। हाँ, इसको 102 तक जाना है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये रॉकेट बन के बस चलता ही जाएगा, रुकेगा नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो आपको इसके अंदर भी अभी क्या कर लीजिए, ये 20 पीरियड मूविंग है। देखिए हमारे लिए एक पॉजिटिव चीज आ चुकी है ना इसके अंदर, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि भैया तू एक बार कम से कम अब 20 पीरियड मूविंग एवरेज के पास आके रुक। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन हो और फिर चलना शुरू हो। वैसे भी ये अपने इंपॉर्टेंट लेवल के पास है कहीं ना कहीं, तो हो सकता है कहीं ना कहीं आप ऊपर की तरफ ट्रैप ना हो जाएं। हाँ, जिनको लगता है कि नहीं इसने भाग जाना है, इसने दौड़ जाना है, वो अभी 10% इसमें लगा सकते हैं। अगर आप इसके लिए 1 लाख रख कर बैठे हुए हैं और अभी तक नहीं लिया है, तो आप इसमें 10,000 लगा के अभी भूल जाइए। बाकी नीचे की तरफ अगर आता है तो 29 का लेवल बहुत अच्छा रहेगा, वहां मिल जाए। ठीक है, इसके अलावा अभी जो हमारी ओपन इक्वल टू हाई वाली, एक ओपन इक्वल टू लो वाली कैंडल बनी है 52, ये बहुत अच्छा लेवल रहेगा। तो ये स्टॉक अभी थोड़ा सा मैं जरूर कहना चाहूंगा महंगा है, बट अगर ये नीचे की तरफ मिले तो इसमें सबसे अच्छा लेवल पता है क्या है? सबसे अच्छा लेवल है 29 का। अब आप बोलोगे यार ये यहां क्यों आएगा और इसने यहां क्यों आना है? देखिए बहुत सारे ऐसे स्टॉक होते हैं जो नीचे आते हैं। अभी मैंने कल ही एक वीडियो बनाया प्राज इंडस्ट्री का, ये है प्राज इंडस्ट्री। ये देखो, ये स्टॉक भी जब लेवल तोड़ के निकला था, देखिए इतनी बड़ी इसने कंसोलिडेशन दी। अब देखो यहाँ से जब ऊपर से गिरना शुरू हुआ ना, तो लंका लग जाती है सबकी, हिम्मत नहीं होती किसी की बाइंग करने की जब गिरना शुरू होता है। तो उसी तरह मैं आपको बोल रहा हूं कि अभी थोड़ा सा सतर्क रहिए। ठीक है, आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब जिस दिन हमने एनालिसिस किया था उस दिन मैंने आपको ज़रूर बोला था कि 30% आप ले सकते हैं, लेकिन अभी मैं बोलूँगा कि नहीं, अभी आप अवॉइड करें इसमें। अभी इसमें 5% ही इन्वेस्टमेंट बनती है, यानी कि अगर आपने 1 लाख का फंड इसके लिए रखा था तो अभी आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 5,000 ही इसमें लगाने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं लगाने चाहिए। और ध्यान रखिए इसमें 102 का टारगेट अभी नहीं आ जाएगा, समय लगेगा उसमें, अब ध्यान रखिएगा। ठीक है, जिस तरह की ये अगर मंथली कैंडल देख रहे हो आप लोग, अगर इसको ध्यान से देखोगे तो कहीं ना कहीं इसमें हो सकता है आपको थोड़ी गिरावट भी देखने को मिल जाए। ठीक है, तो कभी भी अब भागना नहीं है इसके पीछे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपनी ट्रेन मिस कर चुके हो इसके अंदर, तो ये भूलिएगा मत अभी के लिए। हाँ, नीचे की तरफ अगर 60 रुपए के करीब आता है, क्योंकि ये एक ट्रेंड लाइन बनाई थी, ये एक ट्रेंड था, 60 रुपए पे मिले तब खरीदने की कोशिश करिए, 52 पे मिले तब एवरेज करने की कोशिश करिए। बट ये अच्छा स्टॉक है, लेकिन अगर थोड़ा सस्ता हो जाए तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। और वैसे भी इस स्टॉक की एक हैबिट तो है ही कि ये रिट्रेसमेंट देता है। यहाँ पे जब आप देखोगे यहाँ से नीचे की तरफ आया था, रिट्रेसमेंट दी थी, तो आप देख सकते हो कि ये अपनी 20 पीरियड मूविंग एवरेज को फॉलो करता हुआ चलता है। तो आपको भी ये मूलिंगर बैंड को लगाना है और वीकली बेसिस पे अगर 20 पीरियड मूविंग एवरेज इन फ्यूचर कभी भी मिले, देखो अब इसमें कंसोलिडेशन होनी चाहिए, रुकना चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि ये महंगा हो चुका है। ये महंगा है, गेल मैंने बोला महंगा नहीं है, ये महंगा है कहीं ना कहीं, ये बहुत महंगा हो चुका है। इसमें थोड़ा वेट करें कंसोलिडेशन का, या तो इस मूविंग एवरेज को पास आने दीजिए या इसको इसके पास आने दीजिए, ऐसे मत लीजिए, ट्रैप हो जाएंगे। बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं, आप उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो कि सस्ते मिल रहे हैं, तो मैं उसके लिए वीडियो भी बनाऊंगा, तो ये बात को भूलिएगा मत। चलिए आगे चलते हैं, हम बात करते हैं इरकॉन और आरवीएनएल दोनों की। ध्यान रखना इसकी भी वीडियोस में डाल चुका हूं फंडामेंटली, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं। लेकिन अब इसमें जो न्यूज़ निकल कर आई मैं आपको वो भी बताना चाहूँगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर आई है इन दोनों स्टॉक में, तो दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि रेलवे में जो 2.5 लाख का इनके लिए करोड़ बताए गए हैं, वो एक नेगेटिव साइन है इनके लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखी जा रही थी। 2.5 लाख करोड़ का बजट इनके लिए आया, जिसमें आरवीएनएल, रिट्स, आइकॉन जो है वो रेलवे के स्टॉक थे, बट ये इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, जिस वजह से आपको 2-3 दिन में अब गिरावट भी देखने को मिली। 5 दिन में आप देख रहे हो 6% ये गिर गया है। और आरवीएनएल भी देखोगे तो नियर अराउंड पिछले 5 दिन में आप देख सकते हो गिरावट दे ही रहा है ऊपर से, है ना। नियर अराउंड 316 का था, अब देखो यहाँ पे नीचे तो आ ही चुका है। तो ये आपको भूलना नहीं है कहीं ना कहीं कि इस स्टॉक में अब एक नेगेटिविटी जो है वो देखने को मिल रही है। बट इस नेगेटिविटी में ऐसा नहीं है कि ये क्रैश हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, ऐसा नहीं है यार। एक बजट था, एक सोचा
वैसी चीज नहीं मिली तो कोई बात नहीं। अब इससे ये तो नहीं हो जाएगा कि इनका बिजनेस, इनका धंधा जो है वो बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये कुछ टाइम के लिए एक न्यूज रहेगी, बट अगर ये स्टॉक नीचे की तरफ मिलते हैं तो इनको जरूर खरीदना चाहिए। जैसे कि इरकॉन इंटरनेशनल में हमने लेवल बनाया था 173 का, तो आप ये लेवल नोट करके रखिए। 140 का लेवल है, ये लेवल नोट करके रखिए। मिलता है यहां पर तो खरीदिए। जब उस दिन वहां पे था और मैंने वीडियो बनाया था और कहा था कि थोड़ा सस्ता मिल जाए, तो लोग कह रहे थे भूल जाओ ये नीचे नहीं आएगा। अब आप देख लो, आपके सामने ही है यहां पर, ठीक है। और हमने जो वीडियो बनाया था आप हमारे चैनल पे जाके देख भी सकते हो। मैंने इसमें बड़े टारगेट्स दिए हैं, लेकिन मैंने उसमें साफ साफ ये भी आप लोगों को कहा है कि थोड़ा वेट कर लेना अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये अब थोड़े महंगे हो चुके हैं। ये है 555 का टारगेट दिया था, लेकिन उसमें बोला गया है कि थोड़ा यहां मिले, तो अब आप लोग रेडी रहिए, ठीक है। अगर एक नेगेटिव न्यूज लगी है तो ये हमारे लिए अच्छी बात है ना। कोई इसके बिजनेस पे इफेक्ट थोड़ी पड़ गया यार, इनके पास बहुत पैसा है उसके हिसाब से। अभी तक तो बजट के पहले भी तो ये काम कर ही रहे थे ना, तो अभी हमें वेट करना चाहिए। 173, 140, 77 जो भी ट्रैप हुआ है वो इन लेवल का ध्यान रखें। और वैसे भी यहीं से ब्रेकआउट जो था वो आया था, ठीक है। तो आप लोगों को ये ब्रेकआउट भूलना नहीं चाहिए। इसको रीटेस्ट करें, यहां से रिवर्स हो हम एंट्री कर लेंगे, अदरवाइज 140 पे आए हम तब एंट्री कर लेंगे। तो आप डिटेल में इनका फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो जरूर आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि वो आपको मिल जाएगा। रही बात आरवीएनएल की, चलिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आरवीएनएल स्टॉक में भी सेम न्यूज है, तो यहां पर भी आप देख सकते हो गिरावट देखने को मिल रही है। बट ये स्टॉक एक चैनल पैटर्न को तोड़ के निकला था, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो चैनल पैटर्न है हो सकता है ये इसमें वापिस आए, तो आपको इसमें जो गिरावट है ये भी हो सकता है 197, 200 के लेवल तक देखने को मिल जाए, बट जरूरी नहीं है। बट इस चैनल पैटर्न को मत भूलिए, आप लोग भी वीकली बेसिस पे ये चैनल पैटर्न जरूर बनाइए और इसके बेसिस पे आप इसके अंदर जो है वो चलने की कोशिश करिएगा। तो 250 के करीब तो इस स्टॉक को आना चाहिए, वहां पे मिले तो बड़ी अच्छी बात है। बाकी अच्छा स्टॉक है, ऊपर जाएगा, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। बट अब क्या है कि ये बहुत चल चुके हैं, ये महंगा है, ये स्टॉक भी अब महंगा है। अब थोड़ा सस्ता होने का टाइम है, करेक्शन होने दीजिए तो काफी अच्छा रहेगा। ये जो न्यूज आई है शायद ये करेक्शन के लिए ही आई है, ताकि और भी लोगों को एंट्री जो है इसमें मिल सके। तो इस बात को बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, मैं नहीं बोल रहा, लेकिन थोड़ी करेक्शन चाहिए, ताकि जो लोग वेट कर रहे हैं वो भी तो एंट्री कर पाएं, जिन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करनी है उनको डरा के बाहर भी तो निकाला जाए। तो आप लोग इसका डिटेल वीडियो भी देख सकते हो। लास्ट में हम बात करते हैं फेडरल बैंक की। दोस्तों फेडरल बैंक का टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से कुछ चीजें हैं, और एक चीज, अगर आप अभी तक वीडियो में बने हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया है समझाएगा.in का, जो भी एनालिसिस किया है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा फोटो, तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो। समझाएगा.in हमारी वेबसाइट है, ये यहाँ पे आप सेव कर लीजिएगा अपने पास। ये सारे के चार्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दोस्तों फेडरल बैंक का इंपॉर्टेंट ये है, टेक्निकल के बेसिस पे कुछ चीजें हैं जो इसके अंदर आपको ध्यान रखनी चाहिए। फेडरल बैंक ने एक टेक्निकल बेसिस पे ब्रेकआउट दिया था, ये बात ध्यान रखिएगा, और ये उसी को दोबारा से रीटेस्ट कर रहा है। और इसकी हैबिट रही है ये 20 पीरियड मूविंग एवरेज के पास से ही रिवर्स करता है, और दोबारा उसी लेवल से ये रिवर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लस हमारी सपोर्ट भी है, तो ध्यान रखिए जिनके पास भी है 138 के लेवल का ध्यान रखिए। बट ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, ये बात ध्यान रखिए। मैंने इसका फंडामेंटल एनालिसिस नहीं किया है, बट मैंने इसका काफ़ी टाइम खुद से सेल्फ स्टडी की थी, तो ये स्टॉक अच्छा है, इसमें भूलिएगा मत। अगर आप बोलोगे मैं इसका डिटेल वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी के हिसाब से ये अपने बिल्कुल सपोर्ट से ही रिवर्स हो रहा है। कभी ये हमारा रेजिस्टेंस हुआ करता था, तो आपको इसके ऊपर जरूर ध्यान रखनी चाहिए। अगर 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करता है, वीकली बेसिस क्लोजिंग आती है, तो पॉसिबिलिटी ये रहेगी कि दोबारा ये ऊपर जाने के लिए रेडी जो है वो हो रहा है। दोस्तों हावरली बेसिस पे मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर आप देख सकते हो कि ब्रेकआउट आ चुका है और सस्टेन भी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ तैयारी है। बट ध्यान रखिए अभी इसे खरीदना नहीं है, क्योंकि ये ब्रेकआउट प्रॉपर तरीके से हो सकता है आपको फेक करार कर दे। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको 4 घंटे का टाइम फ्रेम लगाते हो, तो ध्यान रखो 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे इसने अपने ये जो लेवल है 50 पीरियड उसको टेस्ट किया है। हावरली बेसिस ब्रेकआउट है, बट 4 हावर के बेसिस पे इसने अपने 50 पीरियड को क्रॉस नहीं किया है, ध्यान रखिए। तो अगर 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर ये स्टॉक आपको
50 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होता हुआ दिखे तो आप इसमें एंट्री ले सकते हो। आपके ऊपर की तरफ टारगेट होंगे 158 के नियर अराउंड। अभी के हिसाब से जिनके पास है वो 138 पे थोड़ा सा सतर्क हो जाइए। वीकली बेसिस अगर इसके नीचे क्लोज हुआ तो आपके लिए खतरा पैदा हो जाएगा, लेकिन अच्छा स्टॉक है। एवरेज करना चाहते हैं नीचे की तरफ तो ध्यान रखिए, बहुत अच्छा लेवल है 138 के नीचे जो आपको दिखने को मिल रहा होगा 122 का, तो 122 के करीब करीब आप इसे बाय कर सकते हैं। इसके अलावा आपका 102 का लेवल भी निकल कर आ रहा है, आप वहां भी एवरेज कर सकते हैं, तो अच्छा होगा अगर नीचे की तरफ मिल जाए। अदरवाइज अगर यहीं से रिवर्स होता है तो हो सकता है फिर ये क्रॉस करता हुआ नियर अराउंड 170 के लेवल आपको दे दे, लेकिन ध्यान रखना वीकली बेसिस पे 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर आने दीजिए, क्योंकि कभी भी ये इसके नीचे जाता नहीं है इतनी जल्दी, बट अब गया है तो कहीं ना कहीं बेरिशनेस भी हो सकती है। तो 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज होने दीजिए, फिर आपको एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ मूव भी देखने को मिलेगा। रिवर्स होने की कोशिश है इसकी, तो 4 घंटे का टाइम फ्रेम इसमें जरूर लगा लीजिएगा जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए खरीदना चाहते हैं विद स्टॉप लॉस 138 के। तो दोस्तों इतने भी सारे स्टॉक एनालिसिस किए हैं, अगर आपको अच्छे लगे हैं आप जरूर हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए मनी मेकर आरएस चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। समझाएगा.in के ऊपर हमारे चार्ट एनालिसिस आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे एनालिस्ट साजन के ऊपर भी प्लेलिस्ट है जिसके अंदर हमने बिल्कुल जीरो से हीरो तक की प्लेलिस्ट जो है वो अपलोड की हुई है, आप उस प्लेलिस्ट को देखकर भी टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हैं। मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।